हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप लाइफ मजे में चल रही होगी। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 126। पिछला पार्ट भी काफी औसम रहा था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लेना। लेकिन जिस चीज में आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ वह हमारी इससे पहले वाली BTTH की प्लेलिस्ट। वैसे जो लोग फ्लेम गॉड की स्टोरी देख रहे हैं उन्होंने पिछली स्टोरी को तो आई गेस देख ही लिया होगा, लेकिन मैं तभी प्रीवियस प्लेलिस्ट को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ जिससे जो लोग हमारी फैमिली से नहीं जुड़े हैं वो भी पहले BTTH की ओरिजिनल स्टोरी को एंजॉय कर पाए। अगर आप जानना चाहते हो फुल गैदरिंग के कंपटीशन से बाद वाला एपिसोड तो उसके लिए आप हमारी BTTH नोवेल के एपिसोड नंबर 163 से शुरुआत कर सकते हो। हमने एंड यानी कि हंटी एंडी और जियान की बैटल तक स्टोरी को एक्सप्लेन कर रखा है, सो आपको फुल स्टोरी के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। चलो अब फोकस को वापस लाते हैं इस पार्ट पे। जरा जान लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। इन शॉर्ट रिकैप, पिछले पार्ट में जियान होता है लेक के बॉटम में जब उसे झील की निचली सतह की मिट्टी चमकती हुई दिखाई देती है। जियान सेंस करता है कि उसके नीचे कुछ मौजूद है, इस वजह से उसने एक अटैक लॉन्च कर दिया था और जियान का शक सही होता है क्योंकि चारों तरफ मिट्टी बिखरने के बाद उसके सामने एक प्लांट आया था। इस प्लांट का नाम होता है 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड और इसकी 3 पत्तियां थी। बेसिकली खतरनाक चीज होती है जिसकी वजह से पीक 2D लेवल के एक्सपर्ट भी फाइट कर सकते हैं। फिर जियान ने इसे हासिल करने की हर वो कोशिश करी थी जो उसकी स्ट्रेंथ के वश में था, लेकिन उसके लिए अफसोस की बात थी कि वो घंटा कुछ हासिल नहीं कर पाता। लेकिन तभी जियान की रिंग में से वो शंख बाहर आता है जैसे उसे दिया था टियानम्यू क्लैन के लीडर ने। बस गेम यहीं से चेंज हो गया था। अब सारी डिटेल्स को जान सकते हो पिछले पार्ट को देख के। बस अभी इतना समझ जाओ कि जो वो स्नेक जेड होती है वो थी टियानम्यू क्लैन की आखिरी मेंबर। जब जागने के बाद जियान के हाथ में उस सीकोंग यानी कि शंख को देखती है वो जियान को अपना डैड मान लेती है। उसने उस 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड को भी उखाड़ के जियान को दे दिया था, इसकी वजह से जियान शॉक हो चुका होता है। फाइनली सभी लेक सरफेस पे आ जाते हैं। अब पवेलियन के सामने एक डार्क टनल बन चुकी थी जो होता है मेंशन जाने का रास्ता। चलो हम भी यहीं से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जब जियान का ग्रुप उस टनल के अंदर गया था इनके सामने का सीन चेंज हो जाता है। कुछ ही पलों में ये एक नई जगह में आ गए थे। इस अनफैमिलियर एनवायरनमेंट की वजह से सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। जियान कहता है कौन सी जगह है। जब वो अपनी सेंसेस को चारों तरफ फैलाता है उसके चेहरे पे हम एस्टोनिशमेंट को देख सकते हैं। वो कहता है इस जगह पे क्या डेंस ओरिजिन चीज मौजूद है। अगर वो कोई समय के लिए यहाँ पे ट्रेन करता है तो उसकी ट्रेनिंग स्पीड 2 गुना हो सकती है। ऑफ कोर्स अभी उसके पास ये समय नहीं होता। जियान कहते हैं आखिरकार वो मेंशन कहाँ पे है। तभी लोंगी भी जियान से कहते हैं लगता है उस पावरफुल एक्सपर्ट ने अपने शरीर को यहाँ पे छोड़ा होगा। मैं कहीं पास ही एक पावरफुल फ्लक्चुएशन को सेंस कर पा रहा हूँ। अनकॉन्शियसली जियान अपनी फिस्ट को टाइट कर लेता है। वो कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मौका मुझे 2nd ग्रेड एम्पर एल्केमिस्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफी होगा। एज एल्केमिस्ट उसके लिए सोल पावर बहुत क्रिटिकल होती है और यहाँ पे घुसते ही उसे जैसे एनर्जी सेंस हुई है। लगता है इस जगह बड़ी अपॉर्चुनिटीज को होल्ड करती है। जियान कहता है वो चैनल जहाँ से हम आए हैं लगता है वो एक स्पेशल पैसेज है। जिस तरीके से इस मेंशन में घुसने के लिए उस रहस्यमय तरीके को निजात किया गया था ये बताता है कि इस मेंशन का मालिक एक्सट्रीमली पावरफुल रहा होगा। हम देखते हैं छोटी सी बच्ची शान्याओ को। इस समय उसकी नजरें खोई खोई सी होती है। वो जियान के हाथ को पकड़ के बोलती है फादर ये मुझे जगह पहचानी पहचानी से लग रही है। जियान शान्याओ के कंधे पे अपने हाथ को रखता है। एक जेंटल फोर्स उसे होश में लाती है। वो कहता है शान्याओ क्या तुम ठीक हो। शान्याओ की आंखों में एक इंस्टेंट पहले एक लाइट अपीयर हुई थी लेकिन जियान की वजह से वो डिसअपीयर हो गई। इस जगह को घेर रखा होता है सफेद रंग की मिस्ट ने जिसकी वजह से दूर तक देखना नामुमकिन होता है। अच्छी बात है कि पैरों के पास उस मिस्ट की डेंसिटी ज्यादा नहीं थी जिस वजह से रास्ता तब भी दिखाई दे रहा था। जियान स्नेक सिंह से पूछता है सीनियर स्नेक सिंह क्या आपने इस जगह को पहले देखा है। अभी स्नेक सिंह की आंखें अनसर्टन होती हैं। वो स्नेक स्पिरिट से एक बार ग्लैंसेस एक्सचेंज करता है फिर वो मुड़ता है जियान की तरफ। स्नेक सिंह कहते हैं मैंने आज से पहले इस जगह को कभी नहीं देखा है लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेंशन का एक हिस्सा है। अभी शान्या और जियान के हाथ को आगे खींचती हुई बोलती है फादर चलो हम घर चलते हैं। ये लड़की इस तरीके से उछल उछल के आगे बढ़ रही थी जैसे इस जगह पे वो कई बार आई हो। जियान कहता लगता है शान्या के बारे में कई मिस्ट्रीज अभी खुलनी बाकी है। वो फील करता है कि हर एक कदम के साथ मिस्ट की डेंसिटी बढ़ जा रही थी। वो खुद से बोलता है क्या मेरी इमेजिनेशन है ये सच में यहाँ की मिस्ट ठीक होती जा रही है। स्नेक स्पिरिट और स्नेक सिंह चुपचाप से जियान और शान्या का पीछा करते हैं। कुछ और देर तक चलने के बाद इनके सामने एक बड़ा सा मैनर आया था। ये मेंशन एकदम ग्रैंड होता है। इसे उस सफेद धुएं की चादर ने इस तरीके ढक रखा होता है जो उसकी मिस्टीरियसनेस को और भी इंक्रीज कर रही थी। आगे बढ़ रहा जियान नोटिस करता है कि वो मिस्ट उस मेंशन के बीचा बीच में से आ रही है। वो इस मेंशन के पास आने के बाद जियान को इस सफेद रंग की मिस्ट के बारे में और भी कई चीजें मालूम पड़ती हैं। वो कहता है क्या इस मेंशन के अंदर कोई मेडिसिन पिल रिफाइन कर रहा है। इस मिस्ट के अंदर मेडिसिन फ्रेग्रेंस भी छुपी हुई है। ये सभी फाइनली गेट के पास पहुंच जाते हैं। इस गेट के ऊपर होता है एक बड़ा सा क्रीचर जो कि दीवार में चलना
बना गया था। इसकी 3 बड़ी बड़ी टांगे होती हैं, बस जियान को इसका माथा दिखाई नहीं देता। इसी वजह से जियान इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन जो चीज जियान को और भी चौकन्ना करती है वो होता है वो प्रेशर जो उस क्रीचर की बॉडी में से रेडिएट हो रहा होता है। जियान कहता है लगता है इस मेंशन का मास्टर सच में टेरिफाइंग है। उसने ऐसे पावरफुल क्रीचर को बस गार्ड के रूप में खड़ा किया है। जियान को उस दरवाजे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो सब मिलके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। गेट के दोनों साइड में 2 लायंस के स्टैच्यूज होते हैं, ये एकदम जिंदा जैसे लग रहे होते हैं। स्नेक सिंह कहता है ये मेन एंट्रेंस होगा। तभी उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट और अलर्टनेस दोनों लेके आ सकती थी, क्योंकि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ उसकी होती है, तो वो डेंजर को और भी अच्छे से पिक कर पाता है। स्नेक स्पिरिट कहती है इस मेंशन के अंदर जरूर बहुत सारे खजाने छिपे होंगे। उसकी नजरें फिर शान्या के ऊपर टिक जाती है जो जियान को लगातार डैड डैड बोल रही थी। ऑफ कोर्स इस पर स्नेक स्पिरिट भरोसा नहीं करती। वो फिर से देखती है उस जायंट गेट को। उसे फील हो रहा था कि जो रहस्य उसकी ओरिजिन को लेके उसके दिमाग में भरे हुए हैं वो इस मेंशन के अंदर खुल जाएंगे। दरवाजे को ध्यान से एग्जामिन करने के बाद जियान कहता है इस गेट पे एक पावरफुल रेस्ट्रिक्शन मौजूद है, हम बिना इसे बाईपास करे अंदर नहीं जा पाएंगे। तभी शान्या कहती है मेरे पास इसका एक तरीका है। जियान बॉय से कोड के बोलता है क्या तरीका? जिस लेवल की रेस्ट्रिक्शन को इस गेट के ऊपर प्लेस किया गया था इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अगर इसे किसी भी तरीके से मिस हैंडल किया गया तो फिर परिणाम बहुत खराब हो सकते हैं। फाइनली शान्या काम आवाज में कहती है फादर मुझे वो शंख दो। तभी शान्या की आवाज में कोई क्यूटनेस नहीं होती बल्कि इसमें एक स्थिरता मौजूद थी। एक पल के लिए हेस्टेट करने के बाद जियान फाइनली उस कॉन्क को निकाल के शान्या को दे देता है। भले ही टियानमू क्लैन का एक रेयर ट्रेजर हो, इसने जियान को अपना मालिक नहीं चुना था, वो अब तक इसे बस प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जैसे शान्या के हाथ में कॉन्क पहुंचता है उसकी बॉडी में से एक पावरफुल ऑरा रेडिएट होने लगता है। ये एनर्जी पानी में किसी रिपल की तरह होती है। फिर शान्या उस शंख को ले जाती है अपने मुंह तक और एक मेलोडियस साउंड बाहर आता है। जैसे ही साउंड वेव्स फैली थी ऐसा लगता है दरवाजे के दोनों तरफ खड़े हुए लाइंस एक बार फिर से जिंदा उठे हों। फाइनली एक बार आसमानी तरफ दहाड़ के दोनों शेर उस दरवाजे से टकरा जाते हैं। 2 तेज बूम बूम की आवाज के साथ वो दरवाजा खुलने लगा था। जब इसका क्रैक पहली बार खुलता है इसमें से बाहर आती एक एंशिएंट और ओवरवेलमिंग पावर। इसे सेंस करके जियान का एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली सीरियस हो जाते हैं। वो कहता है ये एनर्जी ये सोल पावर है और इसकी स्ट्रेंथ एम्पर रैंक के पीक पे पहुंच चुकी है। जब उसे एहसास होता है कि इस चीज का क्या मतलब है हम जियान के चेहरे को खुशी से भरते हुए देखते हैं। वो कहता है अगर मैं सोल पावर को हार्नेस कर पाता हूँ तो मेरी सोल 2nd ग्रेड एम्पर रैंक में ब्रेक थ्रू कर सकती है। जियान अपनी सक्सेस के सपने में खोया हुआ था। सीन जाता है स्नेक स्पिरिट की तरफ। जैसे वो दरवाजा खुला था उसकी बॉडी में से एक अजीब सी फोर्स इरप्ट होती है और उसे तुरंत ही दरवाजे के अंदर खींच लिया जाता है। जियान ने जब तक ये रियलाइज कर पाया था तब तक स्नेक स्पिरिट की बॉडी उस दरवाजे के पास पहुंच गई थी। बैंक की आवाज के साथ जियान का फिगर सामने शूट होता है लेकिन इसके हाथ में आ पाता है बस सफेद धुआं। तभी जियान के चेहरे पे था पैनिक की एक्सप्रेशन। तभी शान्या कहती है डैड पैनिक मत हो, ये उसकी पावर है। जियान बॉय से कोड के बोलता है वो पावर। उसकी आंखें शान्या के ऊपर लॉक हो चुकी थी। अभी लड़की उसके लिए और भी मिस्टीरियस होते जा रही है। शान्या कहती है चलो हम पहले अंदर चलते हैं। वो जियान के सवाल को इग्नोर मार देती है। उसके एक इशारे से दरवाजा पूरी तरीके से खुल गया था जिससे अंदर की पूरी मिस्ट्रीज खुल जाती है। सबसे पहले जियान को एक बहुत ही शानदार स्टोन प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। ये ऊंची सी पत्थर से बनी स्टेज चारों तरफ से और स्टेजों से घिरी हुई थी। बस ये स्टोन प्लेटफॉर्म छोटे छोटे होते हैं। सेंटर वाले स्टोन प्लेटफॉर्म के बीचा बीच में होता है एक वाइन का जार, उसमें से मेडिसिनल वाइन की स्मेल बाहर आ रही थी। सभी को एक जगह पे जमते हुए देख शान्या कहती आगे बढ़ो। अब स्नेक सिंह की आंखें हेजिटेशन से भरी होती हैं। वो कहता है ये जगह ये डेफिनेटली उस पावरफुल एक्सपर्ट का रेस्टिंग ग्राउंड होगा वरना इसकी ऐसी निगरानी नहीं करी जाती। जियान फाइनली शान्या को फॉलो करने की कोशिश करता है। उसने बस 3 कदम ही आगे बढ़ा पाए थे तभी अचानक से उसकी धड़कनें थमती हैं। वो फील करता है किसी फोर्स को जो उसे जमीन से चिपका रही थी। इस ऑपरेसिव फोर्स की वजह से जियान बिल्कुल हिल नहीं पाता। वो कहता है सप्रेशन ये सोल पावर है। फाइनली कोल्ड स्नोट के साथ उसकी फ्लेम से सराउंड कर लेती है जैसे वो मिस्टीरियस पावर उसकी सोल के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाती। तीनों उस प्लेटफॉर्म के पास पहुंच जाते हैं। ये जगह अंदर से कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। राइट साइड में होता है एक लिविंग रूम, वहीं पे लेफ्ट में रिफाइनिंग की जगह थी और सामने स्टडी रूम होता है। जियान कहता है एक स्टडी रूम और एक रिफाइनिंग चेम्बर। जियान की नाक में कई फ्रेग्रेंसेस गई थी और ये होती है मेडिसिनल फ्रेग्रेंसेस। शान्या अपने होठों को टैप टैप करके बोलती चलो हम सबसे पहले स्टडी रूम में चलते हैं, मैं कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ। पीछे से स्नेक सिंह बोलता है स्नेक स्पिरिट के बारे में क्या? शान्या कहती है चिंता मत करो वो बैकयार्ड में और उसे कुछ नहीं होगा। ये सुन के स्नेक सिंह और जियान दोनों नोट करते हैं और वो फॉलो करने लगे थे शान्या को। इनके मन में शान्या और भी मिस्टीरियस होती जा रही थी। खासकर उसका इस मिशन से कनेक्शन ये उसे और भी रहस्यमय बना देता है। हर एक कदम के साथ प्रेशर और बढ़ता जाता है। ये फाइनली पहुंच जाते हैं स्टडी रूम के सामने। दरवाजे के ऊपर एक वुडन
प्लेग लगा होता है। उस लकड़ी के बोर्ड के ऊपर जो शब्द लिखे गए थे उन्हें एक सुंदर सी कैलीग्राफी में लिखा गया था। ये होते हैं ड्रैगन फीनिक्स एंड फीनिक्स डांस। बस इतना ही पढ़ के जियान को डिजी फील होता है। वो कहता है ये प्लेग ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो बिना हेजिटेशन के देखता है शान्याओ की तरफ। जब वो पाता है कि शान्याओ भी कहीं खोई हुई है, उसने डोर को पुश कर दिया होता है। एक हल्की सी क्रिक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। हवा और रोशनी के बीच में डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं और दिखाई देती हैं बुक्स ही बुक्स। इन सभी किताबों को अलमारी में बहुत ध्यान से रखा गया होता है। भले इस जगह पे आखिरी व्यक्ति को आए हुए कितना भी लंबा समय हो चुका हो, तभी इन किताबों में बिल्कुल डस्ट जमा नहीं होती। ऐसा लगता है एक अनजानी पावर इनका ध्यान रख रही हो। जियान कहते हैं जगह बहुत एंशिएंट है, लेकिन तब भी इसे परफेक्टली मेंटेन किया गया है। वहीं पे शान्या जियान को इग्नोर करते हुए उन किताबों को चेक करने लगती है। फाइनली उसकी नजरें एक पीले रंग की किताब पे रुकी थी और वो इसे निकाल के पढ़ने लगती है। उसके चेहरे पे शौक और कॉन्टेम्पलेशन लगातार अपीयर हो रहा था। जियान शान्या को डिस्टर्ब नहीं करता। वो अपने ध्यान को ले जाता है एक स्टडी टेबल की तरफ। इस डेस्क के ऊपर ब्रश, इंक और एक पेपर होता है जिसपे अभी कुछ लिखा दिखाई नहीं दे रहा था। जियान कहता है ये क्या चीज है। उसका हाथ बढ़ाता ब्रश की तरफ, लेकिन जैसी उसकी उंगलियां उसे छूती हैं, बूम की आवाज के साथ उसका सी ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रेम्बल हो जाता है। एक इमेंस फोर्स ने उसकी सोल को टारगेट किया था। तुरंत ही रिएक्ट करते हुए हम जियान के कदम को पीछे बढ़ते हुए देखते हैं और वो अपनी सोल को सम्मन करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। जब कुछ और पलों तक उसे कोई खतरा महसूस नहीं होता, जियान ने चैन की सांस ली थी। वो देखता है उस ड्रेस को। जियान कहता है पेपर बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तभी लोंगी जियान से बोलते हैं अपनी सोल पावर का यूज करो, हो सकता है कि एक एंशिएंट सोल कैरियर हो। लोंगी के सुझाव को मानते हुए जियान अपनी सोल पावर को उस पेपर की तरफ चैनल करता है। जब उसकी सोल पावर और पेपर के बीच में कांटेक्ट होता है, उस सफेद रंग के पेपर से ग्लो बाहर आने लगा था। लोंगी कहते हैं और पावर। जियान अपनी सोल स्ट्रेंथ को और बढ़ा देता है। फाइनली उस पेपर के ऊपर के करके शब्द दिखाई देने लगे थे। जियान ने इस पेपर में इतनी सोल स्ट्रेंथ ट्रांसफर करी थी कि वो मुंह से सांसें भरने लगा था। उस पेपर पर लिखा होता है, हालांकि मैं नहीं जानता हूँ कि किस जूनियर ने मेरी स्टडी टेबल के सीक्रेट के बारे में पता लगाया है। भले इस कमरे में बहुत सारी किताबें हैं, इनमें से ट्रूली वैल्यूएबल बहुत कम है। बहुत समय पहले इमॉर्टल एम्पर की मिस्टेक्स की वजह से कई नॉर्मल इवेंट्स में बदलाव आए। इस मेंशन की मेन लिविंग रूम में तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस मिलेगी, लेकिन अगर तुम उसे सच में हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें लिविंग रूम के एल्केमी गार्डियन को हराना होगा। अगर किस्मत से इस पेपर को ढूंढने वाले तुम एक एल्केमिस्ट हो तो तुम्हें सच में वो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं जो तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। आखिरकार मेरे लिविंग रूम के अंदर एक 4th ग्रेड की इमॉर्टल रैंक की मर्सिबल भी मौजूद है। जब ये शब्द फेड हुए थे, जियान का मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया होता है और वो काफी समय तक अपने मुंह को बंद नहीं कर पाता। वो एक बिल्कुल मस्कीटो जैसी आवाज में कहता है 4th ग्रेड, एक 4th ग्रेड की इमॉर्टल लेवल की पिल। तभी उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। इस लेवल की पिल की वैल्यू के बारे में जियान अपने सपने में भी सोच नहीं सकता है। फाइनली जियान की आंखें डिटर्मिनेशन की वजह से बल्ब की जैसी हो गई थी। वो कहता है ये सब कुछ चेंज कर देगा। शान्या जो कि अभी तक उस किताब में खोई हुई थी, वो जियान की ऑरा के शिफ्ट को सेंस करती है। उसकी नजर एक बार जियान की तरफ जाती है। शान्या का एक्सप्रेशन फिर से अनरीडेबल हो जाता है। पता नहीं लग पाता कि वो क्या सोच रही है। जियान की नजरें उस सफेद रंग के कागज के ऊपर टिकी होती हैं। वो मन ही मन में कहता है ये जगह सच में सीक्रेट से भरी हुई है। जियान को फाइनली अपनी सराउंडिंग्स को देखने का समय मिल गया था। वो देखता है कि शान्या घुसी हुई है किताब के अंदर और उसने एक शिंग भी अपने लिए यूजफुल बुक ढूंढ रहा था। शान्या के पास जाती हुई जियान पूछता है क्या तुम्हें कुछ मिला। शान्या अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है भले मैं टियानम्यू क्लैन की आखिरी प्रिंसेस हूँ, तभी मुझे बिग सिस्टर स्पिरिट की ओरिजिन के बारे में नहीं पता है। जियान ने शान्या को पहले ही बता दिया था कि वो टियानम्यू क्लैन की प्रिंसेस है। हालांकि वो शुरुआत में स्केप्टिकल थी, लेकिन जब उसकी टूटी फूटी यादें जियान की बातों से मैच करती है, वो अपने बारे में सच्चाई को स्वीकार कर लेती है। जियान इस लड़की के साथ जितना ज्यादा समय बिताता है, वो पाता है कि उतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो स्माइल के साथ बोलता है तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, चीजें अपने समय पे आके मिलेंगी। शान्या हल्के से नोट करके अपनी खोज में वापस लौट गई थी। तभी स्नेक सिंह आता है जियान के पास। उसके चेहरे पे एक नोइंग स्माइल होती है। नोइंग स्माइल का मतलब होता है जब कोई तुम्हारी चोरी पकड़ ले। स्नेक सिंह जियान से कहता है ब्रदर जियान, क्या तुम्हें उस डेस्क पे कोई सीक्रेट मिला है? मैंने देखा कि तुम उसे काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। ये सुन के जियान बिना हेजिटेशन के बोलता है कुछ नहीं, जैसा कि तुम देख सकते हो वो बस एक खाली पेपर है। स्नेक सिंह भी डेस्क की तरफ देखता है और जब उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है, वो भी ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं देता। काफी और देर की रीडिंग के बाद शान्या जियान के पास आती है। वो कहती है भले ही मुझे कोई प्रूफ ना मिले हो, लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता है सिस्टर स्पिरिट की ओरिजिन इस मेंशन से जुड़ी हुई है। जियान कहता है चलो हम बाहर चलते हैं। इस सजेशन पे सभी लोग नोट करते हैं। स्नेक सिंह पूछता है क्या हमें अब मेन रूम की तरफ चलना चाहिए। इसका जवाब जियान और शान्या दोनों साथ में देते हैं। दोनों कहते हैं नहीं पहले एल्केमी रूम। इन दोनों के सिंक्रोनाइज रिस्पॉन्स को सुन के स्नेक सिंह सरप्राइज हो गया था। शान्या भी हंस के बोलती है फादर देखो
को हम बिल्कुल परफेक्ट सिंक में। ये सुन के जियान साय करता है। वो कहता है शान्या, क्या तुम मुझे फादर बोलना बंद कर सकती हो, क्योंकि जब से तुम्हारे मुंह से शब्द बाहर आता है मुझे काफी अजीब महसूस होता है। ये सुन के शान्या के चेहरे पे लोमड़ी ऐसी स्माइल आ गई थी। वो कहती है तो मैं आपसे क्या बोलूं। जियान कहता है मुझे बस जियान ही बोलो। शान्या कहती तो मैं आपको ब्रदर जियान बोलूंगी। आखिरकार अगर आप उस 10वीं प्लान की टोकन को नहीं लाए होते तो मैं अभी भी गहरी नींद में होती। गाड़ी बाप से भाई तक आ गई थी और जियान के लिए तो अच्छा ही होता है। वो कहते जो तुम्हारी इच्छा हो वो बोलो। फाइनली उसके एक्सप्रेशन भी सीरियस हो जाते हैं। वो पूछता है क्या तुमने किताबों में कुछ और डिस्कवर किया। शान्या कहती है नहीं, कुछ खास नहीं, बस मुझे लगता है मेरे फादर ने मुझे और सिस्टर स्नेक को साथ में इस लेक के बॉटम में छिपाया होगा। साथ में वो 3 लीफ सेलेशियल ऑर्किड और ब्लड एसेंस हम दोनों को लगातार ऊर्जा देने के लिए होंगे। लेकिन ब्रदर सिंह ने उस ब्लड एसेंस को डिवावर करके मेरी एनर्जी सोर्स को खत्म कर दिया। शान्या की आवाज में कड़वाहट और ग्रेटिट्यूड दोनों ही होते हैं। वो फिर स्नेक सिंह की तरफ मुड़ के बोलती है मैं तब भी बिग ब्रदर स्नेक सिंह का थैंक यू बोलना चाहूंगी। अभी स्नेक सिंह के चेहरे पे ऑकवर्ड एक्सप्रेशन था। वो खांस की जैसे से थैंक यू को एक्सेप्ट करता है। शान्या और जियान से कहती है मेरी यादें टुकड़ों में, लेकिन तभी मुझे एक फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा आ रहा है जैसे मैं सिस्टर स्नेक के साथ यहाँ पे पहले आई हूँ। ये सुन के जियान सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है क्या, क्योंकि और शान्या और स्नेक स्पिरिट दोनों पहले इस मेंशन में आ चुके हैं, तो उसका मतलब ये कि दोनों ही इस जगह के मालिक से कनेक्शन रखते हैं। शान्या बोलती वो मुझे एक सपना सा लगता है और मैं उस सपने में यहाँ पे आई थी। जियान बोलता है सपने में। हाँ, हम जियान के एक्सप्रेशंस को डार्क होते हुए देखते हैं। उसके दिमाग में एक सस्पेशन बनने लगा था और ये शक बहुत ही भयानक होता है। कहा जाता है कि इमोर्टल लेवल की एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लेवल की होती है। ये दूसरों की यादों में भी अपनी यादें इम्प्लांट कर सकते हैं। यह कुछ ऐसी टेक्निक स्नेक स्पिरिट और शान्या के ऊपर यूज करी गई है। जब स्नेक सिंह जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस करता है उसकी आंखें भी नैरो हो जाती हैं। वो पूछता है जियान क्या हुआ। जियान गहरी सोच से बाहर आके बोलता है कुछ नहीं। वो कहता है तो चलो फिर एल्केमी चेम्बर की तरफ चला जाए। लगता है इस प्लेस के ओनर ने अपनी मर्सेपेस को वहाँ पे रिफाइन किया होगा। एक एल्केमिस्ट जिसकी स्किल इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुकी थी, उसके एल्केमी चेम्बर में कुछ ऐसे खजाने जरूर होंगे जो हमारी लाइफ बदल सकते हैं। एल्केमी रूम के बारे में सुन के शान्या की आंखें फ्लिकर होती हैं। ऐसा लगता है उसे कुछ याद आ गया हो। वो कहती है मुझे उस एल्केमी रूम के बारे में कुछ याद आ रहा है। मुझे ये फील हो रहा है जैसे उस एल्केमी रूम में से कोई चीज बाहर आ गई हो। जियान पेनी आवाज में कहता है क्या चीज। शान्या के एक्सप्रेशन भी सोलम होते हैं। वो कहती है मैं उसे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग लेवल की है। वो कम से कम बिग ब्रदर स्नेक सिंह जितना पावरफुल होगा। शान्या की इस नई रेवलेशन को सुन के जियान का दिल बैठने लगा था। अगर एल्केमी रूम में से सच में ऐसी चीज बाहर आई है तो उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 8 स्टार 2 या फिर उससे ऊपर की होगी। और अभी जियान उसे फेस करने के लिए तैयार नहीं था। जियान के चेहरे की अनीस को देख के स्नेक सिंह छाती ठोक के बोलता है ब्रदर जियान तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अपनी लॉयल्टी को दिखाने का स्नेक सिंह के लिए अच्छा मौका था। आखिरकार जिस मोक्षी पिल को जियान ने उसे देने के लिए प्रॉमिस किया है वो स्नेक सिंह के लिए बहुत जरूरी होती है। एक ग्रुप एल्केमी चेम्बर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले शान्या की आंखें इस टेबल पर रखी वाइन जार के ऊपर जाती हैं। शान्या जियान से बोलती ब्रदर जियान कि आपको ये वाइन जार यहाँ पे रखा हुआ अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हमने इस मैंशन के अंदर एंटर किया था ये वाइन का जार स्टोन प्लेटफॉर्म पे रखा था, फिर अचानक से यहाँ पे कैसे अपेयर हुआ। शान्या के इन शब्दों ने दोनों को कपा दिया होता है। शान्या आगे बोलती है और अपने चारों तरफ देखो, चाहे बात उस स्टडी टेबल की या फिर ये बुक्स, उनके ऊपर धूल मिट्टी का निशान भी नहीं है। क्या आपको ये अजीब नहीं लगता। अभी जियान की रीढ़ की हड्डी में से होकर पूरे शरीर में चिल ऐसे फैल गई थी कि उसे अपने पूरे शरीर में टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है। वो अपनी पेनी नजरों को चारों तरफ घुमाता है। जियान कहता है क्या सच में यहाँ पे कोई मौजूद है। दोनों की ऐसी गंदी हालत करने की वजह से शान्या अंदर से काफी अपोलोजेटिक फील कर रही थी। वो कहती मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ कोई मौजूद है, बस मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अभी तक मुझे कोई मूवमेंट सेंस क्यों नहीं हुई। खैर इसे जाने दो, शायद ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है। भले ही लड़की इस टॉपिक को इग्नोर करने के लिए तैयार हो गई हो, लेकिन अब जियान का मन बन चुका था। वो अपनी आंखें नैरो करके डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहता है नहीं नहीं, यहाँ डेफिनेटली हमारे अलावा और कोई मौजूद है। शान्या ने डिटेल्स के बारे में बिल्कुल सही बोला होता है। चाहे बात हो लाइब्रेरी की या फिर इस जगह की, उसे कहीं भी धूल मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है। अब वो ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई इस जगह को मेंटेन नहीं कर रहा है। वो खुद से बोलता है लगता है हमें बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना होगा। जियान शान्या को आगे बढ़ने के लिए इशारा करता है। इस मिशन को 2 हिस्सों में बांटा गया था, एक होता है फ्रंट यार्ड और दूसरा होता है बैक यार्ड। फ्रंट यार्ड को ज्यादा बड़ा नहीं होता। अभी जियान का ग्रुप जिस टेबल के पास खड़ा होता है उसे 10 मीटर की दूरी पे सीढ़ियां होती हैं और इन सीढ़ियों के लेफ्ट और राइट में लाइब्रेरी और वो एल्केमी चेम्बर था। बस वो एल्केमी का चेम्बर थोड़ी ऊंची जगह पे बनाया गया होता है। एल्केमी चेम्बर में जाने के लिए 10 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां लेके जाते हैं एक बारी से दरवाजे की तरफ। ये दरवाजा बाकी के लकड़ी के दरवाजों की तरह नहीं था, बल्कि ये होता है
पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ। इस सफेद रंग के दरवाजे पे बस एक हैंडल ही ऐसी चीज थी जिसके ऊपर नक्काशी करी गई थी। इस हैंडल का ऊपर का हिस्सा होता है एक शेर के मुंह जैसा। जब तीनों लोग उस दरवाजे तक पहुंचे थे, शान्या अचानक से रुक जाती है और उसके एक्सप्रेशन भी रिलैक्स हो जाते हैं। वो कहती अब वो चीज यहाँ पे नहीं है। जियान जो कि कंफ्यूज और अलर्ट था, वो कहता है क्या चीज, और आखिर वो तुम्हें ऐसा डरा कह सकती है। शान्या वो कहती है मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज है, लेकिन वो एक्सट्रीमली पावरफुल है और ऐसा लगता है इस जगह के मालिक ने उसे जानबूझ के यहाँ पे छोड़ा है। आखिरी तक बोलते बोलते शान्या अपनी जीभ को बाहर निकाल लेती है जिससे मूड थोड़ा सा हल्का हो सके। ऐसा करके वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के उस दरवाजे को खोलती है। जैसे क्रिक की आवाज तीनों के कानों में गई थी, इस बार शान्या और जियान और शेशिंग तीनों तुरंत ही पीछे चले आते हैं। हकीकत किसी को नहीं पता कि उस दरवाजे की दूसरी तरफ क्या मौजूद है। इस वजह से उन्हें अपने आप को चौकन्ना रखना होगा। जब चेम्बर का डोर पूरी तरीके से खुला था, तीनों के नाक में एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन फ्रेग्रेंस जाती है। जियान कहते हैं मेडिसिन पिल्स। वहीं पर शान्या तो इतनी तेजी से सांस लेती है जैसे वो पूरी महक को अकेली पेट में भरना चाहती हो। वो कहती है कितनी फ्रेग्रेंट है। उसकी आंखें ब्राइट हो चुकी थी। दरवाजे के खुलते ही जियान ने तुरंत अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया होता है। जब वो सेंस करता है कि दूसरी तरफ कोई खतरा नहीं है, फाइनली तभी वो सभी को आगे बढ़ने का इशारा करता है। इस डोर के उस तरफ एक बड़ा सा चेम्बर होता है। ये कमरा बाहर से इतना बड़ा नहीं लगता था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अंदर का स्पेस एक अलग ही जगह में एग्जिस्ट कर रहा हो। इस एरिया की चौड़ाई कम से कम 100 मीटर की होगी। जियान कहते हैं तभी मैं कहूँ कि ये चेम्बर एक इमोर्टल ग्रेड के एल्केमिस्ट को बिलोंग करता है। यहाँ पे जितनी वेल्थ इकट्ठी हो रखी है वो किसी छोटे मोटे देश की बराबरी कर सकती है। कमरे में लकड़ी की टेबल्स दिखाई देती हैं और इनके ऊपर रखी होती हैं जेट बोतल्स, जिन्हें क्लियरली मेडिसिन पिल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब जियान ने इन सभी जेट बोतल्स को चेक किया था, ऐसा लगता है उसके दिल को चीरा जा रहा हो। जियान कहता है अजीब बात है, आखिर इनके अंदर एक भी मेडिसिन पिल क्यों नहीं है। दूसरी तरफ भी शान्या का एक्सप्रेशन भी अच्छे नहीं होते हैं। वो कहती समा खन्ना, मुझे अच्छे से याद है कि इन जेट बोतल्स के अंदर पिल्स मौजूद थे, आखिर वो कहाँ चली गई हैं। जियान इस पूरी जगह में पिल्स के ट्रेसेस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अंत में कुछ नहीं मिला था। फाइनली वो ध्यान देता है उस एरिया की तरफ जिसे पिल्स को रिफाइन करने के लिए यूज किया जाता होगा। चन्ने से उसका एक्सप्रेशन जम जाते हैं। वो कहता है ये वो जिस जगह को देख रहा था वहाँ पे साफ तौर पे एक गोलाकार का निशान मौजूद था। क्लियरली इस जगह पे रखा गया होगा मेडिसिन कल्ड्रन, बस उसका जियान अभी नामो निशान नहीं ढूंढ पाता है। वो कहता है एक इमोर्टल ग्रेड के एल्केमिस्ट का कल्ड्रन ये कोई ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे अभी इसके ट्रेसेस मौजूद हैं, साफ तौर पे हमसे पहले किसी ने उस कल्ड्रन को चुरा लिया है। अभी शान्या भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो कहती है कौन है ये जगह। मेडिसा क्लैन की टेरिटरी के सबसे डेडली माउंटेन रेंज की सबसे गहराइयों में मौजूद है, आखिर यहाँ से चीजें कौन चुरा रहा है। जियान कहता है बिल्कुल, स्नेक पीपल वैसे भी लोगों का स्वागत नहीं करते हैं, लेकिन तब भी सिचुएशन को देख के ऐसा ही लग रहा है कि हम यहाँ पे पहले आने वाले नहीं है। अब तक स्नेक सिंह की सर्च भी खत्म हो चुकी थी। वो जियान से कहते हैं जगह पूरी तरीके से खाली है, चलो हम और कहीं चलते हैं। बस बात ऐसी होती है कि जियान के चेहरे पे भी ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे किसी ने उसकी 7 पीढ़ियों की जान ले ली हो। वो मुड़ता है शान्या की तरफ। जियान कहता है क्या तुम इस मेंशन के बारे में कुछ और याद कर पा रही हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी हेल्प कर पाए। काफी सोचने के बाद शान्या कहती है जब मैं यहाँ पे आई होंगी तो शायद तब मैं बस एक बेबी होंगी, मेरी यादें बिल्कुल साफ नहीं है। ये सुन के जियान साय करता है। अगर शान्या सच में याद नहीं कर पा रही है तो लगता है इस जगह के रहस्यों को जानना उतना आसान नहीं होने वाला जितना उसने सोचा था। हम जियान को मुंह लटका के पीछे मुड़ते हुए देखते हैं। इसी मोमेंट में शान्या कहती है रुको, आई थिंक मैं कुछ याद कर पा रही हूँ। उस मेन हॉल में सोल पावर का एक कनेक्शन है। ये सुन के जियान की आंखें चमकने लगी थी। वो कहता है सोल पावर। अगर शान्या की मेमोरी सही कर रही है और लाइब्रेरी के अंदर सफेद कागज में जो शब्द दिखाई दिए थे वो भी किसी को धोखा देने के लिए नहीं लिखे गए हैं, तो लगता है मेन हॉल ही वो जगह होगी जो इस मेंशन से जुड़ी हुई मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा या करेगी। जियान कहता है क्योंकि अल्केमी रूम में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचा तो फिर चलो हॉल की तरफ चलते हैं। शान्या अपनी मेमोरीज को थोड़ा थोड़ा करके रिकॉल कर रही थी। वो कहती है ब्रदर जियान, मैं इस मेंशन के अंदर एक इनक्रेडिबली पावरफुल एनर्जी को सेंस कर पा रही हूँ। उसका ऑरा यहाँ की मेडिसिन पिल से काफी सिमिलर है। उसके सर को थपथपाते हुए बोलते हैं चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। फाइनली अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंट स्माइल को दिखाते हुए दोनों को लेके हॉल की तरफ चला गया था। बात होती है बैकयार्ड की, जो कि जियान की डेस्टिनेशन होती है। इस मेंशन के बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड के बीच में कई 100 मीटर्स की दूरी थी। जहाँ पे फ्रंट यार्ड को बनाया गया था लोगों का स्वागत करने के लिए, असली चीज बैकयार्ड होती है। फ्रंट यार्ड से बैकयार्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, जिसे पानी के ऊपर लकड़ी से बनाया गया होता है। ये जगह काफी अजीब भी होती है। जहाँ पे फ्रंट यार्ड बना होता है पत्थरों से जो सीमलेसली जमीन से मिल जाया करता था, वहीं पे अगर बैकयार्ड से देखा जाए तो यहाँ से पूरे मेंशन का नेचर समझ में आता है। बैकयार्ड खड़ा था पानी के ऊपर और यहाँ का पानी कोई नॉर्मल सा पानी नहीं होता। इस पानी के ऊपर उड़ना बिल्कुल निरत था। ये डिटेल बताती है कि इस बैकयार्ड को बनाने में कितनी ज्यादा पावर
पावर और डेडिकेशन का यूज हुआ होगा। इस बैकयार्ड के कमरे के अंदर से हम एक सफेद रंग की मिस्ट को रिलीज होते हुए देखते हैं। ये सफेद रंग का धुआं एक ब्यूटीफुल से बॉक्स से बाहर आ रहा था। अगर जियान इस जगह पे मौजूद होता तो पहचान लेता ये वही व्हाइट मिस्ट है जिसने पूरी डेजर्ट माउंटेन रेंज को घेर के रखा है। हम एक अंधेरे से कमरे के अंदर एक व्यक्ति को किसी से बात करते हुए सुनते हैं। सीन थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। ये बंदा काफी एलिगेंट लग रहा था। इसकी वो महंगी सी रोब और इसका वो हैंडसम चेहरा ये इस व्यक्ति को किसी विद्यार्थी की तरह दिखाता है। बस अगर इसकी आवाज घमंड से भरी नहीं होती तो लोग इसे बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। वो किसी से कहता है तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जब तुम पहली बार इस जगह पे आई थी तो तुम एक छोटी सी बच्ची थी और मैं भी तब एक यंग पिल था। आज जो मैं तुम्हारे सामने दिख रहा हूँ वो उस ओल्ड मैन की वजह से है। सीन थोड़ा सामने की तरफ जाता है। अब इस जमीन पे एक फिगर पड़ी होती है। एक अजीब सी एनर्जी ने इसके हाथों को बांध के रखा था। ये लड़की जितनी ज्यादा स्ट्रगल करती है वो एनर्जी रेस्ट्रेन और भी टाइट होता जाता है। अगर ध्यान से इस लड़की के चेहरे को देखा जाए तो ये और कोई नहीं बल्कि वही स्नेक स्पिरिट थी। इस बंदे की बात को सुन के स्नेक स्पिरिट हम्प करती है। अभी स्नेक स्पिरिट की आंखें काफी कंफ्यूजन में लग रही होती हैं। वो बंदा नीचे पड़ी लड़की को देख के मॉकिंग आवाज में कहता है इमॉर्टल मास्टर क्रेजी बर्ड की बेटी सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस नाम को सुन के स्नेक स्पिरिट की आंखें फ्लिकर होती हैं। उन आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। वो कहती इमॉर्टल मास्टर क्रेजी बर्ड। जानकर स्नेक स्पिरिट चिल्लाने लगती है। वो कहती तुमने मुझसे झूठ बोला, आखिर मैं कौन हूँ? इसके रिप्लाई में वो बंदा बस एक स्माइल दिखाता है। वो कहता है लगता है तुम और टियानमू क्लैन की वो लिटिल प्रिंसेस अब तक अपनी सारी मेमोरीज को खो चुके हो, लेकिन ये भी अच्छी बात है। एक बार मैं उसे भी कैप्चर कर लेता हूँ तब मैं पूरी स्टोरी दोनों को बता सकूंगा। वो बंदा खिड़की के बाहर देखते हुए बोलता है इमॉर्टल मास्टर क्रेजी बर्ड, क्या तुमने सोचा था कि वो 4th ग्रेड की यंग पिल जिसपे तुम्हें सबसे कम भरोसा था वो आज तुम्हारी बेटी और टियानमू क्लैन की आखिरी सर्वाइवर की लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर रहा होगा? ये कह के वो एक सिस्टर हंसी के साथ इस कमरे से गायब हो जाता है। इस बंदे को गायब होते हुए देख स्नेक स्पिरिट कहती है बेस्टर्ड। फिर उसकी आंखें इस कमरे को देखने लगी थी। वो कहती आखिर मुझे जगह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? आखिर जगह है क्या? और उस व्यक्ति का ऑरा वो सच में पावरफुल था। मुझे लगता है इसकी स्ट्रेंथ बिग ब्रदर स्नेक सिंह से बिल्कुल भी कम नहीं होगी। लगता है चीजें और भी ट्रबलसम हो गई हैं। सीन लौटता है जन के ग्रुप की तरफ जो बैकयार्ड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अभी शान्या की नजरें चारों तरफ घूम रही होती हैं। वो कहती अब तक हम बस मैनर के फ्रंट यार्ड में ही थे। एक बार हम जैसे मेन हॉल में जाके उस आइटम को लेते हैं हम समझ पाएंगे कि बैकयार्ड में क्या हो रहा है। मैं फील कर पा रही हूँ कि सिस्टर स्नेक स्पिरिट भी बैकयार्ड में ही मौजूद है। जियान रिप्लाई करता है ठीक है। धीरे धीरे तीनों लोग एक बड़े से हॉल के सामने पहुंच जाते हैं। अब इस हॉल के दरवाजे बंद थे, लेकिन जब जियान का ग्रुप इसके करीब आया था इन डोर्स पे तो बड़े बड़े कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं। इन शब्दों में से बाहर आने वाली ईरी एनर्जी को सेंस करके जियान को चिल फील होती है। वो इन्हें रीड करके बोलते हैं वुडन हॉल, जमीन से दरवाजे के बीच में होती हैं 10 सीढ़ियां। जियान बॉय से गोड़ के अपने दोनों साथियों की तरफ देखता है। फिर बहुत ही केयरफुल तरीके से उसने अपनी डेढ़ी कदम को आगे बढ़ाया था। जब कुछ भी नहीं होता है तो फाइनली दरवाजे की तरफ नॉर्मली आगे बढ़ता है। कुछ ही पलों में जियान आ गया था उस दरवाजे के सामने। एक छोटे से गैप में से जियान को अंदर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। शान्या जस्ट इस दरवाजे खोलने वाली थी तभी जियान उसे रोकते हुए बोलता है इस बार मैं जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज हमें लगातार देख रही है। जियान की टोली से कुछ 10 मीटर की दूरी पे एक डार्क कॉर्नर में से एक आवाज सुनाई देती है। वो कहता है इंटरेस्टिंग, इस छोटे से इंसान की स्ट्रेंथ बस 5 स्टार 2 दी की है और तब भी इसका परसेप्शन इतना शार्प है, लगता है ये एक एल्केमिस्ट होगा। तब एक दूसरी आवाज कहती है एक एल्केमिस्ट? हाँ, मुझे इन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। तभी पहली आवाज पूछती है लेकिन इस वुडन हॉल के बारे में क्या है? मुझे यहाँ पे रहते हुए कई 100 साल हो चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ भी अनयूजुअल सेंस नहीं किया है। सीन लौटता वापस जियान की तरफ। वो अपने हाथ को रखता है दरवाजे के ऊपर। जिस मोमेंट में दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ था उसे कुछ अजीब महसूस होता है। ये दरवाजा उसकी पावर को शो करा था। ऐसे फिनोमेना को जियान ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता। नहीं ऐसा लाइब्रेरी में हुआ था, ना ही रिफाइनरी में। वो अपने हाथ को पीछे करके बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? ये जगह बाकियों से इतनी अलग क्यों है? तभी पीछे खड़ी शान्या बोलती है ब्रदर जियान आप मुझे उस कॉन्ग को वापस दो। जियान अपनी अंगूठी में से निकालता है उस शंख को। वो बिना हिचकिचाए से शान्या को दे देता है। जब शान्या के हाथ उस शंख को छूते हैं उसका ऑरा फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बिना हेजिटेशन के वॉइस ऑफ सी शंख को हवा में उठा के सीधा उस दरवाजे में दे मारती है। इस मिशन में गूंजी थी क्लैंक की आवाज और दरवाजा टूटता नहीं है बल्कि हम इसे क्रीक की आवाज के साथ खुलते हुए देखते हैं। फाइनली सेटिस्फेक्शन से भरी स्माइल के साथ शान्या उस कॉन्ग को जियान को वापस कर देती है। उसने इसे तुरंत ही स्टोर कर लिया था। अब तीनों का ध्यान इस हॉल की तरफ जाता है। अगर ये सभी सही सोच रहे हैं तो सबसे कीमती ट्रेजर्स इस हॉल के अंदर ही मौजूद होंगे। खासकर जियान की सारी उम्मीदें तो इस हॉल से ही जुड़ी हुई थी। उसके पोटेंशियली 2nd ग्रेड एम्पेल्केमिस्ट में ब्रेक थ्रू करने का ये हॉल एक दरवाजा होता है। पीछे उस डार्क कॉर्नर में पहली वाली आवाज दोबारा बोलती है हे मैंने सोचा नहीं था कि इस इंसान के पास टियानमू क्लैन की पेट्रियार्क का टोकन होगा। तभी
तभी मैं कहूँ कि ये लड़की शानिया उसकी हेल्प क्यों कर रही है। लगता है इस आवाज का मालिक काफी क्यूरियस था। वो कहता है वॉइस ऑफ सिहा ये टियानम्यू क्लैन का सबसे खतरनाक डिवाइन टूल है, लेकिन जिस चीज को जानने में इंटरेस्टेड हूँ वो है इमोर्टल मास्टर क्रेजी बोर्ड के वुडन हॉल के सीक्रेट। खैर उन सीक्रेट्स को तो हम भी जानना चाहते हैं, बस बात ऐसी है कि एक ही एपिसोड में सारी चीजें जानी नहीं जा सकती। इस एपिसोड के लिए इतना ही काफी है। सो तब तक तुम सभी इन सीक्रेट्स को बचाओ और मैं आप सभी के लिए नए सीक्रेट्स तैयार करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे सोने जाना है। आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में लेके जरूर बताना। नेक्स्ट पार्ट में उस मिस्टीरियस फिगर के बारे में तो जान ही रहे होंगे, साथ में हमें इस मेंशन के मास्टर की भी जानकारी मिल रही होगी। बस इतना समझ लो कि नेक्स्ट एपिसोड बड़े बड़े सीक्रेट से भरा होने वाला है, जिसमें होली फ्लेम की टेम्पटेशन और रैंक 4 की मेडिसिन हब्स भी मौजूद है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे एपिसोड्स का वेट नहीं होता है तो आप हेल गार्डन की मेंबरशिप का पार्ट बनके हर दिन अपलोड होने वाले अर्ली एक्सेस वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। ज्वाइन का बटन आपको सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा और हमारा मिलना होगा नेक्स्ट पार्ट में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।